तो उनमें से जो सबसे पहला हमें बॉडी टाइप पढ़ना है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एक तो ये टाइप होता है। दूसरा बॉडी टाइप होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है, विधिक निकाय बोलते हैं, संवैधानिक निकाय बोलते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं होते हैं, जो स्टैट्यूटरी भी नहीं होते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव, या फिर उनको नॉन स्टैट्यूटरी भी बोल देते हैं। या तो एग्जीक्यूटिव बोल लीजिए या फिर नॉन स्टैट्यूटरी भी बोल देते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, वो समझने का पहले प्रयास करते हैं। कल का जो आईबी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो 4th शिफ्ट हुआ था, उसमें ये डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। अब क्योंकि वो पूछा गया था इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मैं भी पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। पिछले बैच में जो लोग होंगे उन्हें पता होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो वो बॉडीज़, वो निकाय, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जिनका कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई अनुच्छेद संविधान में लिखा हुआ है। संविधान की किताब आप खोलेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी संविधान की किताब में नहीं मिलते हैं। फिर इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या? तो स्टैट्यूटरी है कि इनको लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया, क्रिएटेड बाय लॉ। पार्लियामेंट में देश की संसद में कोई कानून पारित किया गया होगा और उसके बाद उसको क्रिएट किया गया होगा। एग्जीक्यूटिव, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है ना तो लॉ इनको क्रिएट करता है। ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट होती हैं। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, वैसे तो हम भी आगे देखेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अभी के लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ठीक। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, लॉ के थ्रू क्रिएट हुआ है, वो भी हम देखेंगे कौन सा एक्ट था, स्टैट्यूटरी है। नीति आयोग, ये कोई एक्ट नहीं बल्कि अभी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सरकार आई और उसने ये बना दिया। जैसे कि सरकार आई बीजेपी की और उसने 1 जनवरी उसने 2014 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को हटा के नीति आयोग को बना दिया, ठीक है। तो नीति आयोग इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट की गई है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है और ना ही उसको लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है। बस वो सरकार आई और उसने एक इसका गठन कर दिया। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इतने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनमें से मैक्सिमम करने वाले, कुछ शायद ना करें यहाँ पे बिकॉज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, बट आई थिंक ऑलमोस्ट सारी करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये इक्का दुक्का इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इक्का ही दुक्का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो इनको उतना ज़्यादा तवज्जो देंगे नहीं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 14 जो है संविधान का, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्ट नंबर 14 है, तो हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से देखे थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम लोगों ने पार्ट 6 तक देखे थे, स्टेट है वहाँ पे, और भी बीच में पार्ट देखे थे हम लोगों ने। अब पार्ट 14 की अगर बात करें, भाग नंबर 14, ये आर्टिकल 315 और 323 तक जाता है और ये डील करता है यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी। ये क्या होते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि पार्ट नंबर ऑफ 14 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन से डील करता है। और इसको इस तरह से मत थोड़ा सा वो करिएगा कि जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट होता है पार्ट 5 में, गवर्नर होता है पार्ट 6 में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक पार्ट 5 में होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट वाला होता है पार्ट 6 में होता है। यानी हर चीज़ के लिए पैरेलली कुछ स्टेट में होगा और वो अलग जगह होगा। बिल्कुल जैसे यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे हर स्टेट में के लिए होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये पार्ट 14 में ही है, ऐसा नहीं कि अलग से स्टेट वाला है, इसी के अंदर है। अब यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी में अंतर क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो भी आपको एक एक करके पता चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 315 ये बात करता है इनके स्टैब्लिशमेंट की। कोई भी आर्टिकल जब हम शुरू करते हैं तो पहला वाला उस पर्टिकुलर बॉडी की स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट के लिए बात करता है। लेकिन अब इसमें भी काफी सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि 315 का सब क्लॉज 1 बोलता है देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। एक यूनियन के लिए, संघ के लिए होना चाहिए आपका यूपीएससी और हर स्टेट के लिए होना चाहिए स्टेट का पीएससी, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन। देन आता है आर्टिकल 315 सब क्लॉज 2, two or more states may agree that there shall be one public service commission for that group of states and if a resolution to that effect is passed by the houses or this। इसको अगर मैं समराइज करूं तो सिंपल ये बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बात करता है आर्टिकल 315 सब क्लॉज 2। अब बात ये आती है कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी इसमें दिया हुआ है, जेपीएससी इसमें अलग से क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ध्यान रखना एक चीज को कि यूपीएससी एंड स्टेट का पीएससी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय हैं ये। लेकिन जो जेपीएससी है दैट इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। थोड़ा सा सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई ये तो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 315 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। बस इसके बारे में इसने मेंशन किया कि भाई इस तरह से अगर 2 स्टेट चाहें, 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो वो केंद्र को बोल सकते हैं कि भाई हमारे लिए एक जॉइंट सेटअप करके दे दो, हमें अलग अलग नहीं, हमें मिलकर ही मजा आता है। तो ये ऐसा स्टेट बोल सकते हैं, जेपीएससी तो सेटअप कर दिया जाएगा। जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए पहले कॉमन हुआ करता था, ठीक है। तो इसको सेटअप करने का काम प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है इसको, ठीक है। तो ये हुआ एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको लॉ के थ्रू एक एक्ट बनाया जाएगा और उस एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी हुई, विधिक निकाय हुआ ये।
316 पे आते हैं। 1 हमने देख लिया, उसमें यूपीएससी स्टेट पीएससी, एंड 2 में क्या है जेपीएससी। 316 पे अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, यानी इनकी नियुक्ति और इनका टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन शैल बी अपॉइंटेड इन द केस ऑफ द यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन बाय द गवर्नर। यानी कि ये आर्टिकल ये बोलने का प्रयास कर रहा है कि अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट हम 3 कमीशन से डील कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट का पीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी। इनकी अपॉइंटमेंट तो करेगा, सॉरी ऐसा लिख लें यहाँ पे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अरे भाई चल जाओ, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे गोला बनाना है ना तो इन दोनों की अपॉइंटमेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो स्टेट पीएससी है, यानी कि जो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, चाहे वो चेयरमैन हो प्लस अदर पब्लिक सर्विस अदर मेंबर्स ऑफ दैट सर्विस कमीशन, अदर मेंबर्स। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, तो जैसे यूपीएससी का भी चेयरमैन कौन है करेंटली में, अगर आप बताना चाहें तो यूपीएससी का भी चेयरमैन है मनोज सोनी सर, ठीक है, मनोज सोनी सर हैं इसका भी करंट में चेयरमैन। लेकिन अगर इसके मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स सदस्य कौन कौन है, तो सदस्य बहुत लोग हैं। जैसे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले शील वर्धन सिंह, पूर्व डीजी ऑफ सीआईएसएफ, इनको अपॉइंट किया गया एज वन ऑफ द मेंबर्स। और भी बहुत सारे मेंबर, जैसे प्रीति सुदान मैम है, ठीक है, राज शुक्ला सर हैं। तो ये जो सब लोग हैं, ये एक्चुअल में जो मनोज सोनी सर हैं, जैसे कि आपने सुना होगा यूपीएससी में इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू नहीं लेंगे, ठीक है, मनोज सोनी। कौन लेगा? जैसे शील वर्धन सिंह का एक बोर्ड होगा पूरा, ठीक है, प्रीति सुदान मैम का बोर्ड होगा, जो मैंने दिया था वो प्रीति सुदान मैम को दिया था, और एक सत्यवती मैम करके हुआ करती थी, तो उनका वो तो अब शायद नहीं हुआ, वो मतलब मेंबर नहीं है। अभी हम देखेंगे अगर कोई मेंबर नहीं है तो उसका क्या होगा, क्या उसको कहीं रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो ये लोग क्या होता है कि इन लोग का बोर्ड होता है इस तरह से, ठीक है, मतलब जैसे आपने 12th फेल मूवी में देखा होगा उस तरह से कि भाई यहाँ पे सेंटर में चेयरमैन। लेकिन हाँ, मतलब 12th फेल जितना उसमें रूम दिखाया जाता है छोटा, उससे कहीं 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 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है वो रूम, ठीक है। और उसमें मतलब आपको अगर लिटरली जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो सामने तो अंदर जाते हैं, तो आपको अंदर जाके जब आपकी कई सारी टेबल लगी होती हैं, ऐसे तकरीबन आई थिंक 6-7 टेबल लगी होती हैं, और फिर वहीं पे आपको जाके पता चलता है कि आपका ये बोर्ड है। जैसे कि वहीं पे हमें पता चला कि यहाँ प्रीति सुदान मैम का बोर्ड है या फिर सत्यवती मैम का बोर्ड है, सबका अलग अलग बोर्ड रहता है। तो उस पर्टिकुलर टेबल के जितने लोग हैं वो सिर्फ एक ही लोगों के पास जाएंगे, मतलब एक ही बोर्ड के पास जाएंगे, इस टेबल के सिर्फ एक ही बोर्ड के पास जाएंगे, फिक्स रहता है वो, वहीं पर जाके पता चलता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो मतलब चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स होते हैं, तो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, एंड उसके केस में अगर हम बात करें स्टेट के केस में तो गवर्नर करेगा, ठीक है। क्या बफरिंग हो रही है क्या? आई थिंक अभी तो प्रॉपर है सब, अभी तो प्रॉपर है सारी चीज़ें, अभी तो बफरिंग नहीं हो रही है। अभी आई थिंक सही है, ठीक है। और ये फालतू में स्पैम मत करो, ठीक है, कुछ लोग ये बार बार वही बनाए रहते हो। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम का मैं बता दूंगा कैसे क्या क्लियर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो आर्टिकल 316 पे आते हैं। तो ये चीज़ें हो गई थी हमारी, 316 पे ही कर रहे थे, तो अपॉइंटमेंट देख लिया, ठीक है। एंड 316 सब क्लॉज 2, अ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और until he attains in the case of the union commission the age of 65 years and in the case of state commission और a joint commission the age of 62 years, ठीक है। यहाँ पे 62 होगा, 2 नहीं, ठीक है। यानी कि फिर से मैं समराइज कर देता हूँ इसको, क्या है ये, यानी कि जो यूपीएससी के मेंबर्स और जो चेयरमैन हैं 6 साल या 65 साल, स्टेट पीएससी एंड जॉइंट पीएससी इनके 6 साल या 62 साल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो अगर आपकी 65 ईयर्स ऑफ एज हो गई है तो आपको रिटायर होना पड़ेगा, या अगर आपका 6 ईयर्स का टेन्योर पूरा हो गया इन दी ऑफिस, आपको 6 साल हो गए हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा। एंड स्टेट पीएससी केस में ये है 6 साल या फिर 62 साल, ठीक है, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं 316 का ये 2 सब क्लॉज ए, अ मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन टू द प्रेसिडेंट एंड इन द केस ऑफ अ स्टेट कमीशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, यानी कि ये इनकी बात करता है रेजिग्नेशन की। देखिए यहाँ पे आपका डाउट हो सकता है क्या सर हमें आर्टिकल एकदम रट्टे होने चाहिए, तो एकदम भी रट्टे होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको 316 में बस इतनी चीज़ याद कर लेनी है, ये जो ये पर्पल कलर के अंदर लिखी हुई है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। फिर जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो समझ लेनी है, ये चीज़ बस याद करने वाली जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी सब याद मत करो, ये समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके, किसकी बात कर रहे थे हम लोग कि रेजिग्नेशन ही किसको देंगे ना, बाई राइटिंग अंडर इज एड्रेस, ठीक है। तो रेजिग्नेशन ही किसको देंगे? तो रेजिग्नेशन अगर हम बात करें तो यूपीएससी और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके केस में ये लोग देंगे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे अपना रेजिग्नेशन। लेकिन अगर हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इस केस में ये अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को एड्रेस करेंगे। इज दैट क्लियर?
Now, Article number 316, subclause 3. A person who holds office as a member of the Public Service Commission shall, on the expiration of his term of office, be ineligible for reappointment to that office. मतलब ये है कि ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए इनएलिजिबल हैं। जैसे मनोज सोनी सर अभी चेयरमैन है यूपीएससी के, ठीक है, मनोज सोनी सर। अब ये मनोज सोनी सर कभी भी यूपीएससी मतलब ना तो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के दोबारा, ना तो मेंबर बन सकते हैं, ना तो किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं, ना उसके चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ जैसे कि अभी प्रीति सूदन मैम है, ठीक है, प्रीति सूदन मैम है, तो ये जो है, तो प्रीति सूदन मैम की अगर बात करें तो ये अभी क्या है, मेंबर है यूपीएससी की, तो ये मेंबर से चेयरमैन बन सकती हैं, ये चेयरमैन बन सकती हैं, बट शी कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इसका यूपीएससी का। लेकिन ये चेयरमैन बन सकती हैं यूपीएससी की, चेयरमैन बन सकती हैं स्टेट पीएससी की भी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। मान लेते हैं कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का किसी एक, मान लो यूपी जो यूपीएससी है, सॉरी यूपीपीसीएस है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका कोई मेंबर है, या फिर मान लेते हैं उसका चेयरमैन है, ठीक है, तो उसका चेयरमैन यूपीएससी का मेंबर बन सकता है और यूपीएससी करे इसके हो, मतलब कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के। हाँ, रेजिग्नेशन अगर देना तो ये होगा कि यूपीएससी और जेपीएससी वाले प्रेसिडेंट को देंगे, एसपीएससी वाले गवर्नर को देंगे, क्योंकि एसपीएससी वाले की अपॉइंटमेंट गवर्नर नहीं करी थी, ठीक है। जब रिमूवल की बात आएगी, सस्पेंशन की, तो ये करते हैं राष्ट्रपति, ये करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को अगर लगा कि ये पगला गए हैं, यानी अनसाउंड माइंड, ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, चलो बता। तो यहाँ अगर उनको लगा कि ये पगला गए हैं, अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, ठीक है, या फिर ये इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया घोषित हो गए हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित हो गए हैं। तीसरा यह है कि ये किसी मतलब एक अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, ठीक है, किसी से इन्होंने ब्राइबरी ले ली है, प्राइवेट प्रैक्टिस में अपना इन्वॉल्व है, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इनके पास कोई, इनको पता है कि ये हमारे मतलब बोर्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल पता है कि ये यूपीएससी का जो चेयरमैन है कि भाई ये आने वाला है, ठीक है, और ये मेरे जानने वाला है, तो उसको मतलब फेवर करने के लिए, तो इस टाइप में अगर प्रेसिडेंट को लगा तो इनको हटा सकता है। लेकिन अगर ये केस मिसबिहेवियर वाला है, यानी ये लगा कि इन्होंने मिसबिहेव किया है कुछ, ठीक है, कदाचार किया है, इस केस में इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट अलग से डील करती है, एक इंक्वायरी कमेटी बिठाती है, और अगर उसने अप्रूव कर दिया कि हाँ इन्होंने मिसबिहेव किया है, तो ये प्रेसिडेंट को ऑर्डर पास कर देगी कि इनको हटा दीजिए, एंड दैट ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, उसको हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि इस चीज़ से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर आप फर्दर एग्जाम्स दोगे तो उसमें तो पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक तो एसएससी में नहीं देखा, तो आप इतना ही थोड़ा सा याद कर सकते हो कि कौन हटाता है, प्रेसिडेंट हटाता है, राष्ट्रपति, ठीक है, घुमा फिरा के बस आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति हटाता है। 318 पे आते हैं, पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड द स्टाफ ऑफ कमीशन। पहले तो ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि मैं पढ़ाते ही चला जा रहा हूँ, आपको कोई डाउट हो जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। बफरिंग वफरिंग तो नहीं हो रही अभी? ओके, कोई नहीं। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो। पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस, तो ये इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि किसके पास ये शक्ति है कि आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाएगा। तो ये पावर अगर हम बात करें यूपीएससी के, वही सेम चीज़ें हैं, यूपीएससी जेपीएससी के केस में प्रेसिडेंट को मिली है कि उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस डिटरमाइन कर सकता है, उनकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकता है कि कितने लोग होंगे, कितने चेयरमैन तो भाई एक ही होगा, और उनके अलावा कितने मेंबर्स होंगे। और स्टेट पीएससी के केस में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में, ये राज्यपाल को शक्ति दी हुई है, गवर्नर को दी हुई है। आर्टिकल 319, प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिसेज बाय द मेंबर्स ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू बी सच मेंबर्स। 316 क्या बात कर रहा था? 316 ये बात कर रहा था उसका सब क्लॉज थर्ड कि ये लोग रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, ठीक। 319 ये बोल सकता है कि ये लोग कहीं और भी अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, मतलब कि आप यूपीएससी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है, यूपीएससी के मेंबर हैं, यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन तो चेयरमैन कुछ नहीं बन सकता है, तो आप री एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए तभी अगर आप ऊपर वाली पोस्ट में जा रहे हैं तो। एक तो नीचे आप अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, 316 सब क्लॉज 3, और 319 ये बोल रहा है कि यूपीएससी के अलावा या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा आपको कहीं इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, यानी कि आप किसी और डिपार्टमेंट में चाहें तो वहां पे आपको इंप्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है, प्रोहिबिटेड है वो चीज़। क्लियर? 320, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो क्या होता है इन लोगों के? पेपर करवाना होता है, ठीक है, सिंपल एग्जाम करवाना इनका फंक्शन होता है। 321, पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यानी इनकी फंक्शंस को एक्सटेंड कौन कर सकता है? तो फंक्शन एक्सटेंड करने का जो काम होता है, ये अगेन वही अगर हम बात करें तो क्या डाउट किसका आ रहा है ये सर? नहीं, वो पहले थे, ठीक है, अभी चेयरमैन मनोज सोनी सर ही है। क्या कमेंट क्यों नहीं आ रही? फिर से बफरिंग हो रही क्या ये?
सर इसका प्लेलिस्ट बना दो, प्लेलिस्ट बन जाएगा। यूपीएससी के मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। यूपीएससी का मेंबर, हाँ जीशान इसका प्लेलिस्ट बना दो, प्लेलिस्ट बन जाएगा। यूपीएससी के मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। यूपीएससी का मेंबर, हाँ जीशान अख्तर यूपीएससी का जो मेंबर है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। सर मेरे पास जीके रिकॉर्डेड बैच है, इसमें तो फिजिक्स नहीं हुआ है, कब तक होगा? परसों तक होगा। ठीक, पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस, तो इसके और डील कर लेते हैं। नहीं, लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, तो अगर वो चीज़ रिलेटेड है, मान लेते हैं कि स्ट्रेंथ वगैरह से, तो प्रेसिडेंट ही करता है कि स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा दिया, फिर कंडीशन ऑफ सर्विस। लेकिन और मान लो जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है उसका कि भाई ये इन लोगों के एग्जाम्स करवाता है, इसका भी एग्जाम करवाना है, तो वो जो काम है वो पार्लियामेंट बाई एन एक्ट कर देगा। ठीक है, पार्लियामेंट बाई एन एक्ट। ठीक, 322 एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस कहाँ से बियर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि अगर वो यूपीएससी है तो कौन बियर करेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 266। अगर वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो उस पर्टिकुलर स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलेगा। अगर वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो जॉइंटली निकलेगा, उन दोनों स्टेट के, फिर दोनों तीनों जितने भी स्टेट हैं उनका कंसोलिडेटेड फंड से वो जॉइंटली पैसा निकलेगा। किस रेशियो में निकलेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। 323 रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं ये प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये राष्ट्रपति को अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट करते हैं। ठीक है, एंड 323(1) इट शैल बी दिया, तुम वही जो चीज़ मैंने आपको बताई, मतलब 323(1) के अंदर दिया हुआ कि प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट कमीशन टू प्रेजेंट एनुअली टू द गवर्नर, यानी कि जो यूपीएससी वाले हैं, देखिए प्रेसिडेंट को कौन देगा? प्रेसिडेंट को एक तो यूपीएससी वाले देंगे, यूपीएससी वाले, ठीक है, यूपीएससी वाले देंगे, लेकिन स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी केस में गवर्नर को दिया जाएगा। क्यों? कि भाई जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो 2-3 स्टेट का होगा ना, तो उन पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव गवर्नर्स को दिया जाएगा वहाँ के। यूपीएससी वाला तो प्रेसिडेंट को देगा, लेकिन स्टेट पीएससी वाला गवर्नर को देगा, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला भी गवर्नर्स उन पर्टिकुलर स्टेट्स जो कि हैं उनको देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 14 खत्म होता है। ठीक है, पार्ट नंबर 14 जहाँ पे हमने आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल होते हैं जैसे कि कोर्ट होती है ना हमारी, तो कोर्ट होती हैं, कोर्ट के पास इतना काम होता है कि सारा काम वो नहीं कर सकती हैं, तो कुछ स्पेशल केसेस के लिए, स्पेशल मैटर से डील करने के लिए इन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाता है। ये ट्रिब्यूनल्स दी हुई हैं पार्ट नंबर 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट नंबर 14A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ए लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसको पर्टिकुलर किसी न किसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया होगा, तो इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 42वें नंबर संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। क्लियर? 323 में हमारा खत्म हुआ है यूपीएससी। इसके 2 आर्टिकल हैं, 323A, 323B। ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन से जुड़ी कोई चीज है तो उसको लेके ट्रिब्यूनल सेटअप करेगा 323A, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसको बोल सकते हैं हिंदी में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। 323B, अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, या फिर फॉर अदर मैटर्स अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस सेटअप करनी 323A, और बाकी अदर मैटर्स है 323B। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, बस उतना ही आपको चीज़ें करते चलने। तो अभी आगे बढ़ते हैं। पार्ट 14 देख लिया, पार्ट 14A देख लिया, जिसको हमने 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से ऐड किया था, और बाकी आपके माइंड में सारी चीज़ें आनी चाहिए, दिमाग में पैरेलली रन करनी चाहिए। 42nd अमेंडमेंट्स और क्या क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड किया, 4 DPSP को ऐड किया, उसको जब हमने याद किया था कि गरीब मजदूरों के बच्चे जो इंडस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं उनसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से हमने देखा था कि किस तरह से प्रेसिडेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है उसको बाइंडिंग कर दिया था, बट 44th अमेंडमेंट ने इसको रिलीव कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, भारत का जो चुनाव आयोग है उस पर। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, पहले इसमें समझना, इसमें मैं पहले आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, आर्टिकल एकदम लास्ट में एक उसमें समराइज कर दूंगा कि ये आर्टिकल है, लेकिन इसको पहले समझो इलेक्शन, बिकॉज समझने वाली ज़्यादा चीज़ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये 25 जनवरी 1950 को सेटअप होती, स्टैब्लिश होती 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी कि नेशनल वोटर्स डे इसी दिन मनाया जाता है, इसीलिए। क्लियर है ये 25 जनवरी को। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बना था, तो इट वॉज अ सिंगल मेंबर बॉडी ओरिजिनली, मूलतः ये एक मेंबर ही था इसमें, सिंगल मेंबर्ड बॉडी। अब सिंगल मेंबर्ड बॉडी ऐसा नहीं कि एक मतलब ऑफिस है उसमें बस वही काम कर रहा है, वही खुद के लिए चाय भी ला रहा है, वो खुद के लिए फाइलें भी कर रहा है। मेन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक ही ऑफिसर है, बाकी तो उसको असिस्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। ठीक है, सिंगल मेंबर्ड बॉडी। लेकिन फिर हुआ क्या, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 61वां नंबर संविधान संशोधन हुआ। कब? ये हुआ 1988 में, जो कि इंप्लीमेंट हुआ, मतलब कि हुआ तो अमेंडमेंट ये 1988 में, लेकिन एनफोर्स हुआ, लागू हुआ 1989 में। इससे किया यह गया कि वोटिंग एज जो है, जिसको कि हम अडल्ट सफरेज बोलते हैं, अडल्ट सफरेज का मतलब है कि हर 18+ वोट कर सकता है, तो जो वोटिंग एज है उसको डिक्रीज किया गया।
डिक्रीज कितने से कितना किया गया, 21 से लेके 18 कर दिया गया वोटिंग एज को। पहले 21 हुआ करती थी, उसके बाद उसको 18 कर दिया गया। अब क्योंकि वोटिंग एज 3 साल से कम कर दी गई, तो बहुत लोग उस अडल्ट सफरेज में अब हिस्सा ले पाएंगे, यानी कि बहुत लोग अब इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। बहुत लोग से मेरा मतलब वो जो 3 साल का जो एक तरह से एज कम हुआ है। तो क्योंकि काम बढ़ेगा, और क्योंकि काम बढ़ेगा इसलिए 1989 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना दिया गया, बिकेम अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी। कितना हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो पहले ही था, 2 और मेंबर्स इनको दे दिए गए। बाद में इसको क्या किया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था, ठीक है, काम खत्म इस तरह से। लेकिन अभी ये परमानेंट हो चुका था, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अदर मतलब चुनाव आयुक्त होंगे, ठीक है, जो उसको असिस्ट एक तरह से करेंगे, ठीक है। तो 1+2 का भी ये क्रिएट कर दिया गया। इसका काम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन अगर हम बात करें, फिर वर्क बात करें, तो यह है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, टू कंडक्ट द इलेक्शंस। किसके इलेक्शंस करवाना, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, इन सब के इलेक्शन करवाता है। अब अगर ये कभी पूछ ले कि विधानसभा विधान परिषद के चुनाव कौन करवाता है, वो लिखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, तो आप स्टेट मार दोगे तुरंत। क्यों, क्योंकि भाई स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो स्टेट में होते हैं, लेकिन ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जिसको कि हम कल पढ़ेंगे, ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाने का काम है बस इसका। तो ये फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो आर्टिकल नंबर, ये मतलब जो हमारे ये इलेक्शन का है कौन अभी करंट में, अगर मैं बात करूँ तो करंट में पहले फर्स्ट अगर बात कर लें कि पहले कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इनके बीच में कैसे संबंध हैं, कैसे रिलेशंस हैं इन तीनों के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें तो ये थे हमारे सुकुमार सेन, ठीक है, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। एंड 2 अदर्स, मतलब अभी अगर बात करें तो पहले तो जब बना था तो सिर्फ सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन अगर एट प्रेजेंट में बात करें तो 3 लोग हैं इसमें। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है CEC, ये कौन है, राजीव कुमार है। और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें है एक अनूप चंद्र पांडे और दूसरे हमारे अरुण गोयल, ठीक है। तो ये 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब बात ये आती है इनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी कुछ भी मैटर होता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी। बस ये ध्यान रखना कि कुछ भी इनके बीच में हो गया तो उसको मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाएगा। जैसे मान लो कि इनके बीच में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई कि भाई आज कि भाई मान लो क्या लड़ाई हो गई, मानते हैं, चलो कुछ इमेजिन करते हैं क्या लड़ाई हो गई कि भाई आज टीवी पे क्या चलेगा। मान लो ये लोग टीवी देख रहे हैं 3 लोग बैठ के, और इनको लगा कि मतलब टीवी पे आज क्या चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो राजीव कुमार बोलेंगे वो चलेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा वो चलेगा ना, मेजॉरिटी से डिसाइड होगा। क्योंकि तीनों लोग मतलब 3 नंबर तो 3 है ना, और 3 नंबर ऑड होता है, यानी कि फैसला तो आएगा ही। 2 लोग अगर बोलेंगे नहीं कि क्रिकेट चलेगा, और एक बोलेगा कि नहीं, चाहे भले इट इज़ राजीव कुमार जो बोल रहे नहीं कि क्रिकेट नहीं चलेगा टीवी पे कुछ मसालेदार चलेगा, तो चलेगी इन दोनों लोगों की, मतलब कि जो 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। क्यों, द मैटर इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है, ना कि बस ऐसे ही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं चलती है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके रिमूवल की, ठीक है, कि और पहले तो बात कर लेते हैं भाई अपॉइंट करवा देते हैं इनको, ठीक है, अपॉइंटमेंट की। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही करता है। अब इनके रिमूवल की बात कर लेते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है ना, टेन्योर, ये सेम अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो होता है 6 साल या 65 साल, और जो द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका 6 साल या 62 साल। अब इनके रिमूवल की बात कर लेते हैं कि इनका रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूवल पता है 2 तरीके से होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक ही होता है उसका अलग तरह से होता है, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अलग तरह से होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जा रहा था, प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा था, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, सेम रिमूवल प्रोसेस था। उसको कौन रिमूव कर रहा था, प्रेसिडेंट रिमूव कर रहा था। कैसे, जब पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था, कैसे, बाई स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से। देन एक तरह से प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड है उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था। और कौन से 2 ग्राउंड्स थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा रहा था। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की अगर बात करें तो इनको आसानी से प्रेसिडेंट हटा सकता है, लेकिन उस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद बोल सकता है प्रेसिडेंट से जाके कि मज़ा नहीं आ रहा इन दोनों में हमको, ठीक है। तो इस तरह से भी मतलब रिमूवल हो सकता है। तो इसका अलग है, इसका अलग है, इसका थोड़ा कठिन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इनका आसानी से है।
2 की बात करें, ये कौन से हमारे थे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, कथित कदाचार और इनकैपेसिटी का मतलब है कि वो अयोग्य है, अभी वो अपना काम नहीं कर पा रहा है ढंग से। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ें। सर स्पेशल मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी में क्या डिफरेंस है? हैप्पी डेजर्ट, कितने दिनों बाद क्लास ले रहे हो? कितनी बीच की क्लासेस छोड़ी, पहले ये तुम बताओ, फिर हम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बिल्कुल स्पेशल मेजोरिटी से। चलिए तो आगे बढ़ें अभी। तो एक बार आर्टिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये लोग री एलिजिबल तो नहीं है उसी ऑफिस में इलेक्शन कमीशन के, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि इनको मतलब किसी कहीं और या अदर जगह पे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। जैसे यूपीएससी वालों की अगर बात करें तो उनका क्या था 319 में कि वो कहीं और भी एम्प्लॉयमेंट, 316 सब क्लॉज 3 बोला था, वो उसी ऑफिस में रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं, वो यहाँ पे भी है। लेकिन ध्यान रखना, वो लोग एम्प्लॉयमेंट और कहीं भी नहीं ले पा रहे थे, कहीं अदर डिपार्टमेंट में 319 ये, लेकिन ये लोग ले सकते हैं। इनके कुछ आर्टिकल्स देखते हैं। 324 सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड, ये सीजीएल मेंस में इस बार पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनके फंक्शंस की यहाँ पे बात की कि भाई इलेक्शन वगैरह करवाएंगे ये, ठीक है, जो कि हमने देख लिया है। 325 नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी को कोई मतलब स्पेशल इलेक्टोरल, कोई अलग से स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं बनेगा कि भाई अलग से स्पेशल इनका बनेगा क्योंकि ये इनका धर्म अलग है या फिर ये बड़ी जात से आते हैं, इस तरह से। 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स ऑन इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा, यानी कि हर जो 18+ है जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो वोट कर सकता है। किसका? हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा का, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट यानी कि जो विधानसभा है। बिकॉज हमें पता है उसमें डायरेक्टली हम लोग वोट करते हैं, हमने पढ़ा था डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें। किस हिसाब से? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कहाँ पे? लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। पावर ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इनके इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में कोई भी एक तरह से प्रोविजन बना सकता है। 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट के केस में लेजिस्लेचर बना सकते हैं। 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये चीज़ इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये भी होता है यहाँ पे खत्म, और आई होप किसी का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सर क्वालिफिकेशन की नहीं लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करें तो क्वालिफिकेशन इज नॉट रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ते हैं अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर। तो अगला है हमारा कैग। कैग क्या है? ये कैग का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जल्दी से सभी लोग ये कमेंट में बताएंगे कि जो हमारा पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में क्या क्या है हम जल्दी से देखते हैं, ठीक है। 5 चैप्टर से पहले तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का संघ की जो कार्यपालिका उसमें कौन कौन आएगा। तो हमने देखा था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ये आएंगे, जो कि कहाँ से था 52 से लेके 78 तक था। देन मैंने पार्ट 2 में देखा था कि 79 से लेके 122 तक था, जहाँ पे डील किया जा रहा था पार्लियामेंट के बारे में मेनली, ठीक है, देश के संसद के बारे में। पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 3 में आर्टिकल 123 सिर्फ एक ही आर्टिकल था, वो क्या था? ऑर्डिनेंस मेकिंग का। देन पार्ट 4 में अगर हम बात करें, सॉरी पार्ट नहीं, ये पार्ट तो एक ही है 5 चैप्टर। तो चैप्टर 4 में हमने देखा था 124 से लेके 147 जो बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की। पार्ट 5 बताया था ना, पार्ट 5 में ये है कैग। क्या पार्ट मैं यार बार बार कर रहा हूँ, चैप्टर, सॉरी, ठीक है, चैप्टर 5, गलती से पार्ट निकल रहा है। ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 147 में खत्म हो गया था, एंड ये चैप्टर 5 शुरू होगा यहाँ से आर्टिकल नंबर
148, अनुच्छेद नंबर 148, जो कि इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, कि देयर शैल बी अ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ने भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होगा। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा ऑडिट करना। किसको ऑडिट करना? किसको? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को। यहाँ से मैं हटा दूँ ये, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करना। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या? यहाँ पे वो चीज़ है कि जहाँ पे पब्लिक का पैसा आता है, टैक्स वैक्स सब का पैसा कहाँ पे आता है? भारत की संचित निधि, आर्टिकल 266, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि इसको मैं पब्लिक पर्स बोल सकता हूँ, पब्लिक पर्स। तो इसमें ये ऑडिट ये करता है कि भाई जो कितना कहाँ पे खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ भी नहीं हुआ, या फिर सरकार ने ऐसे ही बता दिया, कहाँ से कितना क्या सारी चीज़ें हुई, आया, इसको ऑडिट कर आया गया, ये सब करता है। तो यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कैग को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, क्योंकि पब्लिक पर्स का को गार्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोल सकते हैं, ठीक है। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज दी फ्रेंड एंड फिलोसोफर, ठीक है। ही इज़ कंसिडर्ड एज दी फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। जो लोक लेखा समिति होती है उसका फ्रेंड एंड फिलोसोफर के तौर पे एक्ट करता है। क्यों इसका फ्रेंड बोलते हैं? और पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं और किस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जब मैंने आपको फंक्शन बताया था तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे? क्या बताया था मैंने? ये बताया था कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स कैग पब्लिश करता है, कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं उनको रिव्यू करने का काम पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। तो यानी कहीं ना कहीं कैग और पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, एक मिलजुल के काम करते हैं दोनों। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919, जिसको मॉन्टेगी चिल्स फॉर रिफॉर्म्स बोलते हैं, जो हमारा 1990 में आया था, जो कि 1921 में ये कमेटी सेटअप हुई थी। तो उसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर कमेटी सेटअप हुई थी। कमेंट में बताइए कि सबसे बड़ी हमने जो 3 स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटीज़ पढ़ी थी उनमें से कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे और जिसमें कि लोकसभा से ही सारे मेंबर्स थे, राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं था? ये बताना है आपको। तो जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जितने भी मैंने चीज़ें लिखी हैं यही पूछेगा आपसे कैग के संबंध में, ठीक है। बाकी और भी कुछ चीज़ें देखते हैं कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 148 कैग ऑफ इंडिया की बात करता है। और 149 की अगर बात करें, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ दी कैग दी हुई है कि उसकी ड्यूटीज़ एंड पावर्स क्या हैं। 150 अ फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। तो जो यूनियन का अकाउंट है और जो स्टेट का अकाउंट है दोनों को करता है। ऐसा नहीं कि कैग एक सेंटर में होता है और एक ऐसी पैरेलली कोई मतलब स्टेट में भी होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 151 ये कि ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट एंड स्टेट शैल बी सबमिटेड टू गवर्नर, क्योंकि ये दोनों के ऑडिट करता है, यूनियन का भी और स्टेट का भी। तो जो यूनियन को ऑडिट करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा जो पार्लियामेंट के समक्ष रखेगा, एंड देन स्टेट का अगर करेगा तो वो राज्यपाल को देगा, गवर्नर को देगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? और ध्यान रखना अगर ये कभी पूछ ले भाई ऑडिटिंग तो ये करता है स्टेट की, उसका सॉरी यूनियन के भी और स्टेट के भी, लेकिन अगर ये पूछ ले कंपाइल और मेंटेन किसको करता है, किसके अकाउंट को कंपाइल और मेंटेन करता है, तो कंपाइल सिर्फ ये स्टेट के अकाउंट को करता है, यानी राज्य सरकार का जो अकाउंट है स्टेट गवर्नमेंट का उसी को कंपाइल और मेंटेन करेगा। पहले ये सेंटर का भी करता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट से बोल दिया कि ना तुम मत करो, तुम स्टेट का ही सिर्फ देखो, यूनियन का करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे इस पावर को छीन लिया गया था एक तरह से। क्लियर है यहाँ तक कैग किसी को? तो कैग में हमने क्या पढ़ा, ये तो मैंने बता दिया ना, इट इज़ अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी। नहीं लिखा क्या ये? ध्यान रखना, इट इज़ अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी। सिंगल मेंबर्ड बॉडी मतलब इसका ये कि इसमें एक ही सदस्य है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने थे? 3 थे, एक तो सीसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन में। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही देख रहे हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका भी कोई ना कोई आर्टिकल होगा। तो अनुच्छेद नंबर है इसका 280, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो इसको भी प्रेसिडेंट सेटअप करता है 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट सेटअप करता है इसको 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से 1+4, यानी कि इसमें एक चेयरमैन होगा और 4 अदर इसके मेंबर्स होंगे, 4 अदर मेंबर्स। इनकी क्वालिफिकेशंस पहले से मेंशन नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया था किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। देन फिर पार्लियामेंट ने इनकी क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया, जो कि हमें क्वालिफिकेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय चेयरमैन के, कि चेयरमैन जो है शुड बी अ पर्सन
हैविंग नॉलेज इन, ठीक है, शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स, हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर। फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है। तो अगर इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शन इसका होता है मेनली कि जो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस क्या होता है? नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का मतलब ये होता है, नेट लग गया इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ डिडक्ट जरूर कर रहे होंगे। जैसे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो जब टैक्स कलेक्ट हुआ, मान लो कि 10,000 करोड़ का टैक्स कलेक्ट हुआ 10,000 करोड़ का, इसको कलेक्ट करने में ही 500 करोड़ लग गए, तो यानी कि 9,000 जो 500 करोड़ है ये हुआ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। तो इसका बंटवारा किस तरह से यूनियन और सेंटर के बीच में होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में होगा, ये एडवाइस करने का काम है। क्या कर रहा था वो, सीएफआई में जितना पैसा आया वो सरकार ने किस हिसाब से खर्च किया आया वो चेक करता है, ये किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी रिकमेंडेशन देता है। इसकी क्या देगा? रिकमेंडेशन देगा। किसको देगा ये सलाह, रिकमेंडेशन? ये देगा प्रेसिडेंट को। और ये जो रिकमेंडेशन देगा वो बाइंडिंग नहीं है। ये मैंने आपको बार बार चीज़ बोली है कि ज़्यादातर 99.99% चीज़ें बाइंडिंग नहीं होती हैं। हमने सिर्फ बाइंडिंग एक ही पढ़ा यूपीएससी में, जब मैंने बताया था कि अगर मेंबर चेयरमैन को हटाना है तो अगर मिसबिहेवियर कदाचार के बेसिस पे अगर हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बैठाएगा और वो प्रेसिडेंट को रिडायरेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट को देन उस केस में हटाना ही पड़ेगा। क्लियर? सिर्फ इसी को रिगार्डिंग वो ये मतलब एडवाइस नहीं देता कि ग्रांट्स जो होते हैं, ग्रांट्स का मतलब होता है कि एक तरह से अनुदान हिंदी में बोलते हैं कि आप मेरे पास पैसे लेने आए, ठीक है, तो मैंने आपको एक तरह से लोन दे दिया। एक तो चीज़ होती है लोन देना, एक होता है मैंने अपने मन से, क्योंकि आपकी हालत ख़राब है, तो जैसे कि यूनियन है हमारा, तो हमारे काफ़ी सारे स्टेट हैं, उनको ग्रांट देता रहता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जिसको मनाए जितना ग्रांट दे दिया। तो ग्रांट किसको कितना दिया जाना चाहिए, किसकी ज़्यादा हालत ख़राब है, वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा कि भाई अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यहाँ पे वॉयलेंस ज़्यादा रहता है, यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़्यादा नीड है, तो इनको ज़्यादा ग्रांट दो, लोन नहीं ग्रांट दो, तो वो ये एडवाइस करेगा, ठीक है। और जो अदर फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें भी एडवाइस देने का काम ये हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है। जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का वित्त आयोग ये है, ये एक क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाजाई जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है? अर्ध निकाय हम बोल सकते हैं। क्वाजाई जुडिशियल बॉडी का मतलब ये होता है कि भाई जुडिशरी का काम क्या होता है? न्याय देना होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट न्याय देना होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी अकाउंटेबल बनाती है, कहीं ना कहीं ये भी अकाउंटेबल बनाती है हमारे एक तरह से लेजिस्लेचर हो गया उसको, एग्जीक्यूटिव को खासकर। अब क्योंकि ये एक जुडिशियल बॉडी तो है नहीं प्योरली कि भाई सजा देने का काम ही है इसका, तो ये इसको हम बोल देते हैं क्वाजाई जुडिशियल, मतलब आधी अधूरी जुडिशियल बॉडी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो हमारा सेटअप हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे? केसी नियोगी, ठीक है। फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन बना था उसके चेयरमैन केसी नियोगी थे। और फर्स्ट के बाद अभी लेटेस्ट बना है 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी डिसॉल्व हो चुका है, और इसके चेयरमैन थे एनके सिंह। और अभी रिसेंटली ही पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी घोषित कर दिए हैं, जो कि अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026 से। 31 अक्टूबर 2025 से पहले इनको रिपोर्ट सबमिट करनी और यहाँ से अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करेंगे। ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं नीति आयोग के पूर्व सीईओ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है, पनगड़िया, ठीक है, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो ये इसके 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ पे हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी खत्म होता है। तो क्या पढ़ना है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 5 साल के लिए अपॉइंट करता है। कॉम्पोजिशन क्या होता है? 1+4 का होता है। चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स। रिकमेंडेशंस देता है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हो गया, ग्रांट्स के मामले में और अदर फाइनेंशियल मैटर्स पे। और ये भी ऐसा नहीं, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है ना, यानी कि जो राज्य का एक पर्स हम बोल सकते हैं, तो उसको किस तरह से ऑगमेंट किया जाना चाहिए, उसको किस तरह से इधर उधर तोड़ा मरोड़ा जाना चाहिए, सो दैट कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका, उनको भी ठीक ठाक फंड मिले, उसको लेके भी एडवाइस देता ही है। तो रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, ध्यान रखना। इट इज़ अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी होती है ये। केसी नियोगी हमारे पहले फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, 15th के एनके सिंह थे और 16th के अभी अरविंद पनगड़िया बने हैं। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल पे, यानी कि इनको हम हिंदी में बोलते हैं महान न्यायवादी। इनको क्या बोलते हैं? महान न्यायवादी बोलते हैं इनको। और ये महान न्यायवादी कौन होते हैं? ये
पहली बात तो ये भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इनका कोई ना कोई आर्टिकल होगा। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर कौन सा होगा इनका? आर्टिकल नंबर 76 होगा इनका। होते कौन है ये सरकार के वकील हैं। किस सरकार के? केंद्र सरकार का वकील। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। जैसे कि क्या को बोल रहे थे, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, उसी तरह ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं ये। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि भारत सरकार के खिलाफ मान लो कि अगर कोई केस हो गया, ठीक है, तो उसको ये डील करेंगे, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। या फिर मान लो कि कुछ ऐसा एक तरह से रिप्रेजेंट करना है कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी कोर्ट में, तो वो यही रिप्रेजेंट करेंगे। अपॉइंटमेंट इनकी करता है कौन? अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के ही सर्व्स, इनका ऐसा सच कोई टेन्योर नहीं होता, ही सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है, सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति को प्रसाद देते रहेंगे, प्लेजर देते रहेंगे, तब तक ऑफिस में रहेंगे। जब मन आया प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है, इनको जब मन आया हटा सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या इनकी लिखी हुई है? यस, इनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ व्हाट? अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के क्वालिफिकेशंस इसके पास होनी चाहिए। क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशंस? क्या होती हैं? 5 साल या तो हाई कोर्ट में जज रहा हो, या 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या फिर बताइए इसके अलावा क्या है? जल्दी से बताइए इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशंस है। फिर अगर हम बात करें कि इसके सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिटरमाइन करता है? चाहे सैलरी हो चाहे कंडीशन ऑफ सर्विस हो, ये सब डिटरमाइन करने का काम होता है देश के राष्ट्रपति का, दैट इज प्रेसिडेंट का काम होता है कि इनकी सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस को डिटरमाइन करेगा। और यहाँ पे और के बाद होगा, इट शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि हाई कोर्ट के केस में नहीं होता है, ठीक। अगर हम बात करें तो काम तो मैंने आपको बता दिया कि ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट हो गया। व्हाट ही शुड नॉट, तो ही शुड नॉट होल्ड, ये मैं बता देता हूँ एज सच, मतलब आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, खुद जो खुद से नोट बना रहे हैं वो नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। दैट इज, ही शुड नॉट होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट का मतलब ये है कि भारत सरकार के खिलाफ ही ना कुछ रिप्रेजेंट करने लगे हैं, ठीक, तो भारत सरकार के वकील होकर ही भारत सरकार के खिलाफ कुछ ना बोलने सकें। और ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन, कोई अगर मान लो गिल्टी है किसी चीज़ का, पक्का पता है कि इज अक्यूज्ड, तो उसको ये एक तरह से डिफेंड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ अ गवर्नमेंट, नॉट अ फुल टाइम काउंसिल। नॉट अ फुल टाइम काउंसिल का मतलब ये है कि ये पार्ट टाइम जॉब में है, यहाँ से निकलेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कहीं पर भी जाकर कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है पूर्णतः। ऐसा नहीं कि एक बार आ गए तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि दैट मीन आई कैन से, दैट मीन्स आई कैन से दैट ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम, नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से ये डिबार्ड नहीं है और ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह इनको ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक वकील होता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, उसी तरह, और ध्यान रखना, इनको असिस्ट करने के लिए कुछ होते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये जो सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं ये इसको असिस्ट करने के लिए होते हैं, लेकिन सॉलिसिटर जनरल नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संविधान में इनके बारे में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है, ये सिर्फ असिस्ट करने का काम करते हैं। सिमिलरली हर स्टेट में होता है, हर राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, ये है आर्टिकल नंबर 165 सकता है, ठीक है। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं जो छोटे मोटे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, जो मेजर वाली वो हमारी खत्म हो चुकी हैं, अब छोटी छोटी हैं, ठीक है, दो दो तीन तीन। क्या हो रहा है ये आज? बफरिंग फिर हो रही है क्या? नेटवर्क कनेक्शन तो यार यहाँ पे लाइव दिखा रहा है।
सॉरी मतलब एक्सीलेंट दिखा रहा है। नेटवर्क कनेक्शन तो एक्सीलेंट दिखा रहा है, फिर भी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? एक्सीलेंट दिखा रहा है। नेटवर्क कनेक्शन तो एक्सीलेंट दिखा रहा है, फिर भी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? चलो, तो जनरल होता है अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसी तरह हर स्टेट में होता है एडवोकेट जनरल, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का होता है, यानी हर राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। एक यूपी का अलग, एमपी का अलग, यानी कि एक हर राज्य का सर्वोच्च एक वकील होता है, ठीक है, एडवोकेट होता है, उसका नाम है एडवोकेट जनरल, आर्टिकल नंबर 165 में। बस, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया। अब मैंने आपको ये बोला कि अब हम बढ़ेंगे, ये छोटे छोटे ऑफिसर्स हैं, जैसे कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और आई थिंक अभी तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। जरा फिर इसी बात पे ये बता दो कि विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो जो भाषाई माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्रिएट करी गई थी बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956। ये वाला भी अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी फिर से आएगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, इस ऑफिस को क्रिएट किया गया था किस पर्टिकुलर आर्टिकल और किस पर्टिकुलर पार्ट में? तो अभी फिर से आएगा, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, इस ऑफिस को क्रिएट किया गया था किस पर्टिकुलर आर्टिकल और किस पर्टिकुलर पार्ट में? तो भाग नंबर 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट नंबर 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल नंबर 350 बी, अनुच्छेद नंबर 350 बी में इसके बारे में मेंशन्ड है। क्लियर है यहाँ तक? पार्ट जो है ना, लास्ट क्लास में मैं सारे समराइज करूंगा, ट्रिक के साथ बता दूंगा। तो पार्ट 6 तक तो सबको याद होंगे, अच्छे से रट गए होंगे, बाकी के जो पार्ट है मैं सारे आपको याद करा दूंगा ट्रिक, ठीक है। तो ये चीज़ याद हो गई आप, मतलब ये बस इसमें इतना ही पढ़ना है, 7th अमेंडमेंट पार्ट कौन सा है और आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। CVC CBI रुको, या तो पहले ये कर लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड नेशनल कमीशन फॉर STs। जैसे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए एक कमीशन बना हुआ है, ऐसे SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी हमारे कमीशन बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। पहले क्या हुआ करता था, कमीशन नहीं हुआ करता था, ये एक ऑफिसर हुआ करता था, नेशनल कमीशन, मतलब ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हुआ करता था, ठीक है, ऑफिसर हुआ करता था। देन 65th अमेंडमेंट ने क्या किया, और सिर्फ एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मतलब इन दोनों के लिए होता था, फिर इसने ऑफिसर वर्ड को रिप्लेस करके, फिर हम बोल सकते हैं कि 65th अमेंडमेंट ने ऑफिसर को रिप्लेस करके कमीशन बना दिया, यानी कि कमीशन ये कब बने, 65th अमेंडमेंट से बने। और ये जो कमीशन है, जो पहले नेशनल कमीशन फॉर ये SC और ST एक ही में पड़ा हुआ था, एक ही में डला हुआ था, किस आर्टिकल में डला हुआ था, आर्टिकल नंबर 338 में डला हुआ था, ये अनुच्छेद नंबर 338 में डला हुआ था। देन 89th अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और इस 89th अमेंडमेंट ने क्या किया, इसको बाइफर्केट कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर SC को अलग कर दिया और नेशनल कमीशन फॉर ST को अलग कर दिया। ये आर्टिकल नंबर 338 में ही रहा और ये आर्टिकल नंबर 338A में चला गया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 89th अमेंडमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर ST को क्रिएट कर दिया, राष्ट्रीय जो आयोग है शेड्यूल ट्राइब के लिए उसको क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक। इसमें और क्या याद करना है, इसमें बस इतना याद करना है। फंक्शन क्या होगा, सिंपल, SCs और STs के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे, कि कोई मतलब कहीं और कुछ इनके खिलाफ तो नहीं हो रही चीज़ें, तो ये लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, क्यों, क्योंकि आर्टिकल मेंशन्ड इनका कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भले मैं बता देता हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉम्पोजिशन में होता है चेयरमैन प्लस एक वाइस चेयरपर्सन होगा, फिर वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स होंगे। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर SC है, ये SCs के राइट्स को तो देखता ही है, प्लस इसको एंग्लो इंडियंस का भी कार्यभार दे दिया गया कि भाई तो एंग्लो इंडियंस को भी देख लेना थोड़ा सा यार। तो एंग्लो इंडियन का अलग से नहीं बनाए, ये उनका मतलब यही देखता है, ठीक। नेशनल कमीशन फॉर BCs मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इनके लिए पहले कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता था, देन इनका भी पहले एक्चुअल में ये
एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता था। देन उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ हमारा, कौन सा, 102nd अमेंडमेंट, जिससे कि इसको क्रिएट किया गया 2018 में और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। किस आर्टिकल में है ये, आर्टिकल नंबर 338A में खत्म किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे 338B हो जाएगा, ठीक है, 338B में, 338 में SC, 338A में ST और BC 338B में। क्लियर। अब यहाँ पे रुक जाओ जरा, NHRC नहीं है क्या इसमें, तो चलो यहाँ पे मैं NHRC होना तो चाहिए यार, यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं NHRC करवा देता हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जिस तरह मैंने नेशनल कमीशन फॉर SCs देखा, STs देखा, ऐसे अब NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लेते हैं। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी है मतलब इसका कोई आर्टिकल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टैट्यूटरी है मतलब इसका कोई एक्ट होगा जिसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया। दैट एक्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, मानव अधिकारों को की रक्षा करने के लिए एक अधिनियम बना 1993 में, ठीक है, और इसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया। दैट मीन्स इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें कि इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें चेयरमैन होगा प्लस 5 अदर मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होगा और 5 अदर सदस्य होंगे, ठीक है। चेयरमैन जो है बस इसमें एक ये चीज़ रहती है, शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस, शुड बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस। बाकी तो इसमें उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि फर्स्ट कौन थे और एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट और एट प्रेजेंट में सबका समराइज कर देता हूँ। मैंने आई थिंक कैग का नहीं बताया ना, अच्छा कैग का चलो मैं लिखवा दूंगा, तो अभी बता दो फर्स्ट कैग कौन था, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और करंट में कौन है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, ही वॉज रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, रंगनाथ मिश्रा जी थे, ठीक है। एंड प्रेजेंट में अगर बात करेंगे तो आई थिंक मिश्रा जी हैं कोई, अरुण कुमार मिश्रा, AK मिश्रा शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, AK मिश्रा। फर्स्ट कैग की अगर बात करेंगे तो वी नरहरी राव थे, ये मैंने अटॉर्नी जनरल बता दिया था आपको, अटॉर्नी जनरल भी नहीं बताया ना, चलो वो भी लिखवा देता हूँ मैं, वी नरहरी राव। और करंट में हमारे कैग कौन है, करंट में हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। इलेक्शन कमीशन का मैंने बता दिया था ना, और फाइनेंस कमीशन का भी बता दिया था। अटॉर्नी जनरल का चलो यहाँ पे लिख लो, पहले थे कौन, MC सेतलवाद, ध्यान रखना फर्स्ट कौन थे, और करंट में कौन है जरा बताइए जल्दी से, MC सेतलवाद, और करंट में है R वेंकट रमणी। अगर मौजूदा समय में बात करेंगे तो इसके मतलब अटॉर्नी जनरल है R वेंकट रमणी। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, अभी ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब CVC और CBI को देख लेते हैं, और ये भी हो गया था हमारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हो गया था, ठीक। और इसमें हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अभी 2019 में आई थिंक अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू ये किया गया था कि इसका जो टेन्योर है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। टेन्योर है इसका 3 साल या 70 साल, या तो 3 साल तक रहोगे तुम ऑफिस में, तुम्हारी 70 साल उम्र हो गई है तब तक रहोगे तुम। ये जैसे कि हमने देखा था UPSC के केस में 665 था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 662 था, वैसे NHRC केस में 370 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CVC, CBI और लोकपाल लोकायुक्त। ये तीनों का काम मेनली होता है करप्शन को रोकना, मेनली इनका काम ये होता है करप्शन को रोकना। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन शॉर्ट CVC। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी है, लेकिन इनिशियली जब ये बनी थी ना तो एग्जीक्यूटिव थी, यानी कि ये लॉ के थ्रू नहीं क्रिएट हुई थी। बाद में एक एक्ट लाया गया था और इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी से एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। स्टैब्लिश इन 1964 में हुई थी एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। बट हुआ क्या फिर एक फर्दर यहाँ पे 2003 में 2003 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था CVC एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, जिसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का एक स्टेटस दिया गया। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन होता है, तो इसमें एक तो चेयरमैन होते हैं हमारे, ठीक है, प्लस 2 अदर यहाँ पे 1+2 का यहाँ पे कॉम्पोजिशन होता है। टर्म की अगर बात करें तो टर्म देखिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता दूं, ये रटने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ भले, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता भी रहा हूँ अलग से कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है उतने ये नहीं है। CVC में जो आज तक मैंने क्वेश्चन देखा है वो ये है कि भाई किस कमिटी या फिर हाँ भाई किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बना है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ऐड हुई हैं, वैसे ही जो CVC है वो सांता नाम जो कमेटी बनी थी उसकी कमिटी कमीशन उसके मतलब रिकमेंडेशन पे ऐड हुआ है, ठीक है। 1962 में कमीशन बनता और 64 में इसने रिपोर्ट अपनी दी थी कि भाई इस तरह से कमीशन होना चाहिए। ना सिर्फ CVC बल्कि जो हमारा अगला इंस्टीट्यूशन है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही सेटअप हुआ था, ठीक है, सांता नाम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। क्लियर। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये 1963 में स्टैब्लिश हुआ था, 1963 में, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे कि CVC पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे सेटअप हुआ था,
लेकिन 2003 में एक एक्ट आया और इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया गया, लेकिन ये आज तक एग्जीक्यूटिव बात चलती रहती कि भाई इसको भी स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दो, नहीं तो कभी भी सरकार चेंज हो और पता चला इसको डिसॉल्व कर दिया तुरंत। ठीक है, जब कोई स्टैट्यूटरी होती है तो इतना डिसॉल्व करना आसान नहीं होता, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है फिर तो मतलब ना के बराबर मान लो। ठीक है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये अपने जो पावर्स है डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली पुलिस स्पेशल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इससे अपनी पावर्स को डिराइव करता है जो 1946 का है ये। अगर हम बात करें यहाँ का जो चेयरमैन होता है उसका जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन रिपीट थोड़ा सा देख लो बस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पूछ सकता है, मोटो इनका इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी होता है, शायद ही पूछे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। ध्यान अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है कि सीवीसी सीबीआई में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो जो सीवीसी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका मेन फोकस है सिर्फ करप्शन पे कि जो डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें करप्शन जो हो रहा है उसको टारगेट करता है। सीबीआई ना सिर्फ सीवीसी को असिस्ट करता है इस करप्शन के मैटर्स पे, बल्कि अदर जो इन्वेस्टिगेशन मैटर्स हैं उस पर भी डील करता है जो अदर देन टेररिज्म है। हो सकता है टेररिज्म के एंगल को चेक करे। ठीक है, तो सीबीआई का ये काम होता है। जैसे कि उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था तो वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी, कोई भी कुछ भी बड़ा कांड होता है देश में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने लगते हैं। तो ये सिर्फ करप्शन को नहीं, बाकी अदर इन्वेस्टिगेशन मैटर्स को भी देखता है। नाउ कमिंग ऑन टू लोकपाल एंड रामपाल लोकपाल एंड लोकायुक्त। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, इनका भी मेन करप्शन पे होता है, करप्शन पे ही इनका मेन फोकस होता है। 2011 में आपने सुना होगा अन्ना हजारे का अनशन। ठीक है, कितने मतलब कौन सी क्लास में थे आप लोग जब 2011 में ये बात आपने सुनी थी ना? खूब चलता था अन्ना हजारे, केजरीवाल तो अपना अलग से निकल लिए, पार्टी बना ली, अन्ना हजारे के साथ मोए मोए कर दिए। तो अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी, ये सब लोग इसमें थे 2011 में। और ये जो प्रोटेस्ट था वो लोकपाल को सेटअप करने के लिए ही था, इसको स्टैब्लिश करने के लिए ही था। लोकपाल लोकायुक्त की बात करें तो ये एक तरह का ओम्बड्समैन सिस्टम है जो कि स्वीडन में सबसे पहले ओरिजिन हुआ था। इसका एक तरह से बोल सकते हैं सबसे पहले ओरिजिनेट यहाँ पे हुआ था ये कॉन्सेप्ट कि लोकपाल, जो इसको मतलब एक बाद में LM सिंघवी करके हुए एक इंडियन, उन्होंने इसको लोकपाल बोला, लेकिन इंटरनेशनली इसको ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता। तो हम बोल सकते हैं एक तरह का ओम्बड्समैन है, LM सिंघवी ने इसको नाम दिया था। तो ये ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन होता है कि भाई जो करप्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है उसको रोकता है। सर अभी तो CVC को भी बताया था। लोकपाल जो है इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तक ये इंक्वायरी बिठा सकता है। लोकपाल के इतने पावर होते हैं। अच्छा, लोकपाल और ये लोकायुक्त में अंतर क्या होता है? लोकपाल जो होता है ये सेंटर के लिए होता है, लोकायुक्त हर स्टेट के लिए होता है, हर राज्य के लिए होता है। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एक बना था, ARC। ठीक है, अगर आप में से कोई UPSC का फर्दर प्रिपरेशन करेगा तो आपको ARC रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी वहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बना 1960 में। इसने सबसे पहले बार बोला किस तरह से लोकपाल लोकायुक्त होना चाहिए। 2011 में इस तरह से खूब भयंकर ही हमने देखा किस तरह से हुआ था। अगर आपने उस टाइम न्यूज़ थोड़ी बहुत देखी होगी तो पता नहीं आप कितने छोटे थे। ठीक है, तो ये हुआ था। एंड देन 2013 में एक एक्ट आया था। ठीक है, 2013 में इसको लेके एक एक्ट आया था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो एक मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी ही है, एंटी करप्शन अथॉरिटी है। इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज हो रही है, कोई नहीं, ये ARC को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर लिख दूंगा मैं। ठीक है, वैसे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो ये जो होता है पर्टिकुलर राज्यों के लिए होता है, स्टेट्स के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ ARC 1960 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो लोकपाल की बात करूँ 1+8 का होता है, यानी एक चेयरमैन 8 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक, ये जो 8 अदर मेंबर्स हैं, आधे तो इसमें आएंगे शुड बी जुडिशियल मेंबर्स, 50% शुड बी जुडिशियल मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर्स का मतलब है कि भाई जुडिशरी से आने चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ से आने चाहिए। और जो 50% यानी कि जो बाकी के हैं फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटी सेक्शन से आने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम SC होने चाहिए, ST होने चाहिए, माइनॉरिटी होने चाहिए। ठीक है, या फिर OBC भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ से ये होने चाहिए 50% मेंबर्स। क्लियर है यहाँ पे इतनी चीज़? अपॉइंटमेंट की अगर बात करेंगे प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं सिर्फ अकेले कर देता है।
जिस तरह कोर्ट्स में हमने देखा था जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करता है, और कॉलेजियम होता है एक जजेस का, और कॉलेजियम जो रिकमेंडेशन देता है वो प्रेसिडेंट फिर फॉलो करता है। उसी तरह प्रेसिडेंट यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होती है और प्रेसिडेंट होता है जो अपॉइंट करता है, बट एक कमिटी की रिकमेंडेशन के बाद करता है। वो कमिटी में कौन कौन होता है, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था CBI CVC NHRC, इसमें भी कमिटी बनती हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर होगा उसमें चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होगा। वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने SSC एग्जाम के लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। अपॉइंटमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा। फर्स्ट लोकपाल अगर पूछ ले हमारे देश के पहले लोकपाल कौन थे, वो पिनाकी चंद्र घोष थे। 2019 में ये पहले बने थे, इनको अपॉइंट किया गया था, एक्ट तो 2013 में ही आ गया था। और पहला स्टेट जिसने लोकपाल को सेटअप किया, फर्स्ट स्टेट, सॉरी लोकायुक्त का, बिकॉज स्टेट तो लोकायुक्त सेटअप करेंगे ना, फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग लोकायुक्त, ये था हमारा महाराष्ट्र। इसमें भी सिर्फ हमें इतनी ही चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, और यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। ठीक है, कुछ चीज़ें तो यार मैंने यहाँ पे और इंक्लूड करी थी, हाँ वही चीज़ मुझे याद है, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद इसको बोलते हैं हिंदी में। इसको सेटअप किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यानी कि कोई ना कोई आर्टिकल होगा, अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद नंबर 263 है। इसको राष्ट्रपति, ऐसा नहीं कि मतलब परमानेंटली होना ही चाहिए और ऐसा कुछ, जब राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ अब सही समय आ गया है इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करने के लिए, ताकि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बिठाया जा सके या फिर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बिठाया जा सके। एक्चुअल में एक कमीशन बैठा था जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था लेकिन ढंग से नहीं बताया था, दैट वाज सरकारिया कमीशन। बहुत ज़्यादा डीप में भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये एक इंटर स्टेट कमीशन या फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए ये कमीशन बना था कि केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में कैसे रिलेशंस होने चाहिए, और उसमें उसकी रिकमेंडेशन इस तरह के काउंसिल को सेटअप करने की भी थी। ये पर्टिकुलर कमीशन की अगर हम बात करें तो इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 1983 में, ठीक है, और उसके बेसिस पे इंटर स्टेट काउंसिल को प्रेसिडेंट सेटअप करता है अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर यहां तक? अब इंटर स्टेट काउंसिल के कॉम्पोजिशन की बात कर लें, कौन कौन होता है यहाँ पे। तो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसके कौन, चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर इसके, ठीक है। सारे राज्यों के सीएम ऑल स्टेट्स, और वो यूटीज जहां पे यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे अभी कौन कौन सी दो, बताओ जल्दी से, कौन सी दो यूटीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली आपको देखने को मिलेगी। प्लस 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, जिनको 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। 6 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर, जिनको नॉमिनेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर, जिनको प्रधानमंत्री नामित करेगा। क्लियर है? ये लेजिस्लेटिव हमारी कहाँ पे, दिल्ली एंड पुडुचेरी में है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन भी हमने इसका देख लिया, और इसमें हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखने की ज़रूरत है। देन आते हैं जोनल काउंसिल पे। जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो जोनल काउंसिल ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, दीज आर स्टैट्यूटरी है ये। दैट इज, इनको एक एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया है, और वो एक्ट कौन सा है, वो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। याद आ रहा है आपको, 7th अमेंडमेंट जिसके थ्रू इस एक्ट को बनाया गया था, उसकी रिकमेंडेशंस के बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसका भी मेन जो काम होता है वो एक तरह से सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस को सही या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए होता है। फेडरलिज्म का मतलब समझते हैं ना, सेंट्रल स्टेट के बीच में एक तरह से रिलेशनशिप को बताता है वो। तो जोनल काउंसिल की अगर बात करें तो ये मतलब इसने बोला था सेटअप करने के लिए, इसलिए स्टैट्यूटरी है ये। और टोटल 5 जोनल काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं। नॉर्थ जोनल काउंसिल जिसमें नॉर्थ इंडिया के स्टेट आएंगे, साउथ इंडिया के आएंगे, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, और नॉर्थ ईस्टर्न की जो जोनल काउंसिल है, और एक सेंट्रल जोनल काउंसिल भी होती है। नॉर्थ ईस्टर्न की अलग से सेटअप होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, 5 जोनल काउंसिल हो गई जो इसके बेसिस पे सेटअप होती है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल होती है उसका अलग से एक्ट है। नॉर्थ ईस्ट की जोनल काउंसिल के लिए अलग से एक्ट है, एक्ट ऑफ 1972। वो भी स्टैट्यूटरी है लेकिन उसका अलग से एक्ट है, ये एक्ट से वो नहीं बनी है। बस बात खत्म। लेकिन अभी बात थोड़ी सी बाकी है। बात ये है कि इसका जो चेयरमैन होता है, इंटर स्टेट काउंसिल में चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, बट यहाँ पे चेयरमैन होता है देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, यहाँ पे चेयरमैन होता है। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, और बाकी से कॉम्पोजिशन से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। थोड़ा सा अगर आप कहें तो मैं नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ, चलो फाइनली। ठीक है, हमने कोई भी अभी तक एक ऐसी बॉडी नहीं पढ़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी ना हो, स्टैट्यूटरी भी ना हो, और वो बॉडी है ये नीति आयोग।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को बाई एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि सरकार बदली, बीजेपी सरकार आई, उसने क्या किया, उसने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर दिया। किसको रिप्लेस करके? बाई रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग है, बाई रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस करके, उसको हटा के इसने नीति आयोग को सेटअप कर दिया 1 जनवरी 2015 को। इज़ दैट क्लियर? अब इसमें हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ये चेयरमैन कौन होता है और वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है, ठीक है, इसके सीईओ कौन है। तो चेयरपर्सन हमेशा इसका प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे योजना आयोग बना था प्लानिंग कमीशन, इसका भी जो चेयरमैन होता था ये 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट करता था, पंचवर्षीय योजनाओं को इंप्लीमेंट करता था। तो ये नीति आयोग ने एक तरह से 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया, प्लानिंग कमीशन को भी एक तरह से स्क्रैप कर दिया। चेयरमैन अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होता है, अभी कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है। वाइस ठीक है, वाइस चेयरपर्सन की अगर बात करें तो सुमन बेरी, सीईओ की बात करें BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है, सीईओ की अगर हम बात करें तो नीति आयोग भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी इसमें ये ध्यान रखना कभी भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाए कि नीति आयोग ये कर देगा, वो कर देगा, इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बस रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है ये, और कोई रिकमेंडेशन कुछ बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। या फिर किसी को मतलब एक तरह से किसी को मतलब जुडिशियल, या फिर किसी को मतलब एक तरह से सज़ा सुना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं करेगा। बस रिपोर्ट पब्लिश करेगा और रिकमेंडेशंस देता रहेगा अपनी, और जो कि बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं होंगी, बस। और हमें इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करिए। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ पे। क्या फिर से बफरिंग हुई क्या? ज्ञान देता है, बिल्कुल थिंक टैंक है, बिल्कुल अमिया सेठी ने सही बोला, थिंक टैंक है वो, बस सोचता रहता है। कैसी रिपोर्ट सर लावण्य त्रिपाठी? कैसी रिपोर्ट? जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण इंडेक्स, जैसे कि मान लो कि कौन कितना क्लीन है वो इंडेक्स दे दिया, ठीक है, कहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वो इंडेक्स दे दिया, ठीक है। तो वो मेन इसके काम होते हैं। सर आप पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ाती है? बेटा पीपीटी है जो आप देख रहे हो ना, ये पीपीटी ही है, इसको पावर पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ अगर हम लिख के लाएंगे तो उसमें भी दिक्कत है, थोड़ा लिख देंगे 4-5 चीज़ उसमें भी दिक्कत है। हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं क्या है, कि सब कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, बस हमें देखना होना चाहिए। तो वो यूपीएससी मैंने किया था, जहाँ पे नीड होती थी वो पार्लियामेंट चैप्टर में किया था, जहाँ पे मेनली ज़्यादा समझाने का पार्ट था, यहाँ पे 2-2 3-3 लाइन थी, ठीक है। चलिए तो सर आज जल्दी करवा दें, मुझे शादी में जाना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाई, बच्चों बस सभी लोग जल्दी करेंगे, ठीक है। भाई को शादी में जाना है, ठीक है, वो इंतज़ार कर रहा होगा उसका कोई वहाँ पे, या अगर भाई को किसी का इंतज़ार होगा तो जल्दी कर। Sending money but getting no rewards? Time to switch to Amazon Pay UPI. Get guaranteed rewards daily. सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 5 ऑफ GKPYQ सीरीज पार्ट 3। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करता है, असिस्ट कौन करते हैं? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। एंड इज दी